नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर पीपीएससी पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंडिया करंट अफेयर से काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग इस चैनल पे और भी करंट अफेयर का वीडियो देख चुके हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन कौन से हैं, सबसे अधिक कहाँ पे जो सबसे अधिक प्रेषण आया है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है भारत, जहाँ की 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग जो भी बाहर रहते हैं, भारत से बाहर यानी विदेशों में, सबसे अधिक रिमिटेंस के रूप में भारत में पैसा भेजते हैं। उसकी संख्या जो है अभी जो कुल अमाउंट है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच चुका है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा सबसे अधिक है। क्या है? विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, रेमिटेंस। नंबर 3 पे है चीन, जहाँ की 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 30 प्रकार जो है आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला, जिसको धन प्रेषण प्राप्त करता देश भी कहा जाता है, कौन सा है? भारत, जहाँ पे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 2 पे मैक्सिको और नंबर 3 पे चीन। भारत, मैक्सिको और चीन। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 जो कि अप्रैल से सितंबर में भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले एफडीआई वाले देश कौन से हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो टॉप 3 देश है वो है, सबसे पहले है सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। यानी कि देखा जाए तो 2022-23 में जो सबसे अधिक एफडीआई भारत में आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आया है सिंगापुर से। कहाँ से आया है? सिंगापुर से सबसे अधिक जो है एफडीआई आया है इंडिया में। कहाँ से? तो है सिंगापुर। नंबर 2 में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक कहाँ से आया है, तो ये है मॉरिशस। कहाँ से? मॉरिशस। और नंबर 3 में देखा जाए कि सबसे अधिक कहाँ से आया है, तो ये है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई को आप लोग याद रख सकते हैं वित्त वर्ष 2022-23 जो कि अप्रैल से सितंबर के लिए है ये आंकड़ा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र। यहाँ तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन से देश हैं कि जो एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ की सबसे अधिक एफडीआई आया है। तो सबसे अधिक जो एफडीआई आया है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। यानी कंप्यूटर में दो चीज़ होता है, एक तो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि प्रोग्रामिंग और ये रिलेटेड चीज़ें होती है, वेबसाइट रिलेटेड चीज़ें होती है। दूसरा होता है उसके पार्ट्स यानी हार्डवेयर। तो सबसे अधिक जो एफडीआई आया है वो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। नंबर 2 पे देखा जाए कि सबसे अधिक जो एफडीआई आया है वो कहाँ से आया है, तो ये है सेवा क्षेत्र में यानी कि सर्विसेज में। और नंबर 3 में सबसे अधिक एफडीआई जो आया है वो किस में आया है? व्यापार। ठीक है, तो आप लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसके बाद सेवा और व्यापार, इसको याद रख सकते हैं। और देश में देखा जाए तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। ठीक बात है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत की अध्यक्षता में के तहत होने वाली G20 बैठक। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत की अध्यक्षता में 2023 में G20 की बैठक चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग हुए हैं G20 के। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मीटिंग हुए हैं उसको हम लोग देखने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले तो देखा जाए कि G20 के बारे में कुछ बेसिक हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि G20 में 19 देश प्लस एक जो है यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक यूरोपियन यूनियन खुद और एक 19 देश मिलाकर टोटल 20 देशों का समूह बना है G20, जिसकी अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी जो है हमारा क्या है? परिवार है। वन अर्थ, वन फ्यूचर एंड वन एम। इस सम्मेलन को जो है इसके तहत बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उसी के अलग अलग बैठक और सम्मेलन को अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग सम्मेलनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है, तो आपको बताना है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग कि G20 के आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाए वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और नरेंद्र मोदी जी का क्या है? लोकसभा क्षेत्र भी है वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस या वाराणसी। तो वहाँ पे क्या हुआ है? आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ पे हुआ है। तो हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में था कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जो बैठक हुआ है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ है और काफ़ी जो है अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ हुई है। जितने भी G20 के देश है उसके मुख्य वैज्ञानिक लोग आए और कहाँ बैठक किए? ये किए वाराणसी यानी वाराणसी में।
देखिए बनारस में अभी तक हम लोग को 2 बैठक मिल चुका है। एक तो आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों का बैठक, और उसके बाद दूसरा हो गया कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक। उसके बाद नेक्स्ट भी है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक भी यहीं हुआ है बनारस में। नेक्स्ट चलते हैं कि G20 शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ हुई है। तो G20 शेरपा की दूसरी बैठक जिसकी अध्यक्षता की है अमिताभ कांत, वो कहाँ हुआ है, ये हुआ है केरल में। इसी का G20 शेरपा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुआ था राजस्थान में, ठीक है, वो नीचे हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। उसके बाद है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है। तो ये हुआ है गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ, एंटी करप्शन, करप्शन कहाँ नहीं होगा, गुरुग्राम में करप्शन नहीं होगा, गुरु का ग्राम है इसलिए करप्शन नहीं होगा। इस प्रकार आप लोग याद रखने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की मॉडल G20 बैठक कहाँ हुआ है। तो ये भी हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक, जलवायु और पर्यावरण संबंधित जो बैठक हुआ है कहाँ हुआ है, बेंगलुरु, यानी कि कहाँ हुआ है, कर्नाटक। नेक्स्ट G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक, वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ हुआ है। तो ये भी हुआ है बेंगलुरु में। और नेक्स्ट है यही G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ हुआ है। तो ये उदयपुर राजस्थान में हुआ है। और इसी का दूसरा बैठक कहाँ हुआ था, तो हुआ था केरल में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि पिछले 6 माह में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, जो भी इंडिया में और इंडिया से बाहर जो कि भारत से रिलेटेड है नाम परिवर्तित हुए हैं उसको हम लोग एक बार यहाँ देखने का कार्य करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो अहमदनगर जिला का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। क्या रखा गया है, अहिल्याबाई होलकर नगर। नेक्स्ट है उसके बाद शिमोगा हवाई अड्डे, शिमोगा हवाई अड्डे का नाम केवुम्पू हवाई अड्डा रखा गया है, प्रस्तावित है इसका नाम अभी केवुम्पू हवाई अड्डा। नेक्स्ट औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है उस्मानाबाद, उस्मानाबाद का नाम बदल के क्या किया है, धाराशिव कर दिया गया है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में उसका नाम बदलकर CD देशमुख रेलवे स्टेशन जो कि प्रस्तावित है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम चांस कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो कहाँ है, उड़ीसा में है, और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो यह है उड़ीसा, राउरकेला, जिसका नाम था पहले राउरकेला हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट देखते हैं कि अब मुगल गार्डन के भी नाम चेंज करके कर दिया गया है अमृत उद्यान। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, यह है राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट देखते हैं कि हैरिस पार्क कहाँ है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पे विजिट हुआ था और इसका नाम भी चेंज करके हम लोग क्या कर दिए हैं, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे कि 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करेंट अफेयर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी परीक्षा हुए हैं 2023 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चूँकि जो भी एग्जाम हो चुका है उसी के ही प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। खासकर BPSC टीचर वैकेंसी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए इसमें से अधिक सवाल आने की संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन अभी देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 14/5/2023 को आयोजित किया गया था उसके संदर्भ में यह दिया हुआ कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये किसका सवाल है, केंद्रीय बजट का सवाल है। इससे पहले अगर बजट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो अभी चैनल पे जाके वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है या आपको वीडियो में ही सेक्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके केंद्रीय बजट वाली वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आना ही है बजट क्वेश्चन से। देखिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बजट क्वेश्चन मिल गया, इसमें कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट चलते हम लोग की स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है, स्पेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ की 25 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। जो भी पुरुष वहाँ पे 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म लिए हैं उसको क्या कर दिया गया है, सैनिक सेवा यानी सैनिक ट्रेनिंग वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। वो देश है कौन सा, ताइवान।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो वह है कि वह जर्मनी मूल के निवासी थे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद है कि वह 600 वर्षों से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, यानी कि कोई भी पोप अभी 600 सालों से इस्तीफा नहीं दिया था। ये पहले पोप है जो इन्होंने 600 सालों के अंदर इस्तीफा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान दुर्घटना, नेपाल में जो दुर्घटना हुआ था उसमें उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इसका नाम है यति एयरलाइन। ठीक है, यति एयरलाइंस याद रखिएगा कि जो कि जनवरी 2023 में नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम लोग कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, कौन सा नाम है इसका, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि विश्व वेटलैंड दिवस, यानी कि जो विश्व जो है आर्द्रभूमि दिवस, क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में जाना जाता है किसको, 2 फरवरी को। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। 2 फरवरी 1972 को जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2021, यानी कि मध्याह्न भोजन जो योजना अभी चल रहा था उसको पीएम पोषण योजना कर दिया गया है और 21 वर्ष से इसको माना जाएगा कि ये पीएम पोषण योजना है। तो 2021 से ही इसको माना जाएगा कि ये पीएम पोषण योजना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना नाम से ही जैसे लग रहा है, जननी मतलब माता या मातृ, तो इसका नाम ही है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए फिर से बजट का क्वेश्चन आ गया कि बजट 2023-24 में योजनाओं के आवंटन के संदर्भ में सीधा सीधा आवंटन पूछ लिया है। तो नंबर 1 में दिया हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है। किसमें, मनरेगा में। तो ये मनरेगा में कटौती नहीं किया गया बल्कि मनरेगा में तो पैसा और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बिल्कुल सही है कि जल जीवन मिशन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या है, आवंटन बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखने हैं कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। विश्व का न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जो आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए धूम्रपान पर टोटली प्रतिबंध लगा दिया है। जो न्यूजीलैंड का लक्ष्य है कि 2025 तक धूम्रपान मुक्त हो जाना है, यानी कि इसका न्यूजीलैंड का ऐसा लक्ष्य है कि 2025 तक हम लोग क्या होने जाना है, धूम्रपान मुक्त देश हो जाना है न्यूजीलैंड को 2025 तक। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कि फ्रॉम डिप्रेस्ड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइटर है बिमल जलान, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आपको पता होगा कि सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है 2015 से लेकर 2030 के बीच में, जो 15 साल का लक्ष्य है उसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखा गया है। उसी 17 लक्ष्य के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा लक्ष्य जो है नहीं है जो उन 17 लक्ष्यों में आता है। ठीक है, लैंगिक समानता जो कि बिल्कुल है। उसके बाद है अंतरिक्ष अनुसंधान। उसके बाद है शून्य भूख, यानी कि न्यूनतम भूखमरी को खत्म करना है। अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, यानी कि यहाँ पे लैंगिक समानता भी है उसमें 17 में, शून्य भूख भी है और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई भी है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। तो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो पीएम गति शक्ति योजना के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया है, 2023 में किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप, यानी कि NIP के 7 इंजनों जिसमें कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, संचार साधनों, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल है कि संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे में के साथ जोड़ा जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 का आंकड़ा बताना है आपको, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन करने में भारत का क्या स्थान था। तो हम लोग भारत जो है 10वां नंबर पे थे ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने में, यानी कि हमसे पहले 9 देश होगा जो हमसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि सही सुमेलित है या नहीं है, ये दिया रहता है। तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 का है जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो 2022-23 में जो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस रखा गया है उसका विषय बताना है। तो इसका विषय है कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, संविधान में भी कहा गया है कि आपको गरिमा का जो है दिया जाएगा, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है आपको। तो इसी को बात को रखा गया है कि व्यवहार में सभी के लिए क्या होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय जैविक डाटा केंद्र, तो ये है हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है भारतीय जैविक डाटा केंद्र। देखिए कि निसार उपग्रह, कौन सा उपग्रह, निसार उपग्रह किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा निसार से नासा और इसरो। निसार से इसको, निसार को जब आप लोग इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसमें आएगा नासा और इसरो, यानी कि ये नासा और इसरो के द्वारा जो मिल के जो संयुक्त उपक्रम है उसी के रूप में विकसित किया जा रहा है निसार उपग्रह। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला कथन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि जिसका जितना कम नंबर रहेगा वो बढ़िया श्रेणी हुआ। ठीक है, भारत का क्या हुआ कि उन्नत होकर लिख दिया था पहला स्टेटमेंट कि 132 हो गया, 130 से 132 हो गया, तो उन्नत तो नहीं हुआ, ये तो हरासमेंट हुआ, ये तो गिरावट हुआ। जो कि दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ये गिर गई है, तो बिल्कुल ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए फिर से एक बजट का क्वेश्चन आ गया है कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसका है कि जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटक की राज्यों को अनुमति है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। हमने इसका डिस्कशन भी किया था अपने बजट वाले वीडियो में, अभी तक आपने अगर उसको नहीं देखा है तो एक बार आपसे अनुरोध है कि एक बार जाके उसको बस देख लीजिए पहले। ठीक है, काफ़ी आप लोगों को सहूलियत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट कि 2023-24 में बजट अनुमानों का कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। उसके बाद 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 5.5% से नीचे रखा गया है, बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ये भी क्या है, गलत है। 50 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम हवावी को हटा दिया गया था। तो यह है टेक्सास स्कैंडल के मामले में अपने वित्त मंत्री नवीद जहावी को हटा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि है, सही सुमेलित करें। तो यहाँ पे है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 89,155 करोड़ रुपये का व्यवस्था किया गया है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन स्थान हुआ है। तो यह है तुमकुर कर्नाटक में, जो कि भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र है, वो है कहाँ, तुमकुर कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, फिर से बजट का क्वेश्चन और इसमें देखना है कौन सा नहीं है। तो ब्याज भुगतान 20% में जाता है हम लोग का। ठीक है, ब्याज के भुगतान करने में जो हम लोग को पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ है, उसमें जो हम लोग देखे थे कि ब्याज की भुगतान में 20% जाता है,
करों एवं शुल्क में राज्य की भागीदारी में 18% दे देते हैं। उसके बाद सब्सिडी में 9% नहीं होता है और रक्षा व्यय में 8% हम लोगों का खर्च होता है। इस प्रकार सी इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस स्कॉर्पियोन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा INS वागीर को। INS वागीर को हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी का ये पनडुब्बी है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे कि है 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंकों के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के नोट में पहले जो ब्रिटेन का जो राजशाही वंश था उसका फोटो हुआ करता था। अब इसने घोषणा किया है कि हम अपने नोट से जो राजशाही वंश है ब्रिटेन का उसको हम लोग तस्वीर को उसके फोटो को हम लोग हटा देंगे। यह है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के में शीर्ष 3 स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 सिटी की बात कर रहा है तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने के लिए वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्स के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा रॉय। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देश की फिल्में दिखाई जाएगी, अभी बात बिल्कुल क्या है सही है। नेक्स्ट है कि किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। क्रिस हिपकिंस, आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो क्रिस हिपकिंस। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि NCBS स्थित है कहाँ पे। तो यह है जामनगर में। जामनगर कहाँ है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जामनगर का कौन सा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। तो नाटू नाटू हाल ही में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था उसमें बेस्ट सॉन्ग के लिए चुना गया है, उसके रचनाकार कौन है? MM किरवानी। आपको याद रखना है एक और जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, उसका नाम क्या है इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि UP SSC 1 दरोगा परीक्षा जो कि 30/4/2023 को आयोजित किया गया था, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे। 2027 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन जीव एक्शन प्लान यानी कि NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह है कि यह तीसरी राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना है, जो कि बिल्कुल क्या है सही है। उसके बाद है कि NWAP के 10 घटक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। तो चीता आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में नामीबिया से चीता लाया गया था और उसको कहाँ छोड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पे इस परियोजना को भी बनाया गया, वहीं पे चीतों को रखा गया था। नेक्स्ट है कि पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ मनाया गया था। तो यह हो गया पेरियार जो कि केरल में है, वहाँ पे मनाया गया था विश्व हाथी दिवस। नेक्स्ट है कि किस देश में COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 27 नंबर है इसका आयोजन किया गया था हाल ही में शर्म अल शेख जो कि कहाँ है मिस्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मिस्र, शर्म अल शेख। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2030 तक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि की तक सीमित करना चाहता है। तो इसका आंसर है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको क्या करना चाहता है सीमित करना चाहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है। तो ये COP27 मीटिंग के दौरान ही ये गठन हुआ है, कौन सा सेनेगल और किस देश के साथ। तो सेनेगल और स्पेन जो है एक दूसरे से गठबंधन करके क्या किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किए हैं, स्पेन और सेनेगल। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
तो यहाँ पे COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुति की। और उसके बाद है कि ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य बनाने की घोषणा की है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो कार्बन क्रेडिट के लिए ये पेश किया गया था, इसका नाम है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है CRI, यानी CRI इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी का जन्म रामदेव मिश्रा को माना जाता है। रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं BPSC 68वीं PT का परीक्षा, जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। उसका क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखिए कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शुरू किया गया था। बिल्कुल किसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग। नेक्स्ट है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। देखिए यहाँ पे जो 27 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे, राजगीर में, और 28 को किया गया था बोध गया पे। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी एस्पिरेंट से ये गलती हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किस एसोसिएशन और बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने ऐसा घोषणा किया है। उसके बाद देखिए कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, युवा 2.0 योजना। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 576 भाषाओं के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह हो जाएगा किरीट पारिक समिति। गैस मूल्य निर्धारण की जो समिति है वो है कौन सा, किरीट पारिक समिति। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर आएगा नवी मुंबई, सूरत, भोपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई और उसके बाद मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, जिसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाए ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ है, ईटानगर। नेक्स्ट चलते हम लोग कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा हिमालयी याक। ठीक है, ये ठंडा प्रदेशों में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालयी याक। उसके बाद देखते हैं कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराया है? तो परम कामरूप कंप्यूटर कहाँ उपलब्ध कराया है, गुवाहाटी में, क्योंकि गुवाहाटी के यानी असम का पुराना नाम ही कामरूप है, उसके अनुसार ही इसका नाम आप लोग पकड़ सकते हैं, कामरूप यानी IIT गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों ने घंटे भर हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखना झील, चंडीगढ़ में ऐसा प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर माह को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि चीन के तियांगयोंग स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन में हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैंगटियन। कौन सा नाम है इसका, मैंगटियन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र के थाने जिले के
महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पिछले महीने के जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, ये जून महीने के, उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी एग्जाम उसके जो भी एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जून महीने के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम लोग देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र के थाने के जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है, तो भिवंडी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के थाने में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसके पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जहाँ पे, कहाँ पे, महाराष्ट्र के थाने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू किया गया है। कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिनका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ पे डीजी यात्रा शुरू किया गया। इस यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय रज कृषि महोत्सव मनाया गया है। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। कौन सा फेस्टिवल कहा जाता है? रज फेस्टिवल को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती है। रजा महोत्सव को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि केंद्र सरकार के आयुध मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया। यानी कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं बैठ के, और ऑफिस में चेयर पर बैठे बैठे आप लोग थोड़ा देर के लिए योगा वहीं पे कर सकते हैं। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, इसका नाम ही है वाई ब्रेक एट ऑफिस चेयर। कौन सा मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव, क्या नाम है इसका? वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है, फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है। इसका नाम क्या है? वैभव कार्यक्रम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया है? मुंबई में, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। तो इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच परस्पर विचार का आदान प्रदान किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। कहाँ पे आयोजन हुआ है? मुंबई में। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मुंबई। नेक्स्ट यहाँ पे 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, नई दिल्ली में के गेबोन अफ्रीकी देश की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। गेबोन कहाँ है? अफ्रीका देश में है। नई दिल्ली से गेबोन की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से किया है? नई दिल्ली से। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जुल्ली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया जाएगा। जुली लद्दाख कार्यक्रम किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया है। यानी कि जेल, अब उत्तर प्रदेश के जेल क्या होगा? सुधार गृह के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चेन्नई के पास महाबलीपुरम में, कहाँ? महाबलीपुरम कहाँ है? चेन्नई के पास में ही है। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई के पास है। इस सम्मेलन का विषय है कि महिला नेतृत्व का विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। ठीक, आगे चलते हैं लोग कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। यानी कि G20 के अंतर्गत जो साइंस 20 का मेजबानी किया गया है, जो आयोजन किया गया, सम्मेलन कहाँ किया गया है? वो किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शी लाना है। कौन सा? दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। देखिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमारी पहुंच, हमारी रीच जो है, हमारी फैमिली मेम्बर और भी अधिक बढ़ सके और हमारे चैनल का ग्रोथ इस प्रकार हो सके कि हम लोग आने वाले दिनों में और अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम लोग लाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। अभी देखिए, शिक्षक बहाली के लिए इस चैनल पे आने वाला है क्लास 3 से क्लास 8 तक जो भी है पर्यावरण और जो भी SCERT का जो भी निचोड़ है, सभी को हम लोग नोट्स के माध्यम से लाने वाले हैं। हैंड रिटन नोट है जो कि बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि कल या परसों से इस चैनल पे आने लगेगा SCERT का नोट्स, जो कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी दिया गया सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर के रूप में पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। यानी पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए किसको सम्मानित किया गया है? राजस्थान को। इससे गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। पवन क्षमता में राजस्थान को पहला स्थान, गुजरात, राजस्थान के नीचे ही गुजरात है उसको दूसरा स्थान, और तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु सीधा आ गया आपका नीचे आ गया दाहिने साइड में, तो वो हो गया तीसरा स्थान पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराव यानी आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक ने प्राकृतिक मेहराव की खोज कहाँ किया है? तो यह है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू, क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट काटरू को शुरू किया है, विकसित किया है। इसका उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में अपना उप कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। इसके बाद हम लोग जून महीने के बाद हम लोग घटते क्रम में जा रहे हैं, तो मई का हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इस पेज में जो भी मई का करंट अफेयर दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मई का जो भी करंट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डेली जो है आपको डेली 4 पेज का आपको PDF और 4 पेज के जो भी PDF में कंटेंट है इटोरिया का जो अर्धवार्षिकांक है उसको हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इसको डेली या तो आप लोग इसका इटोरिया का जो अर्धवार्षिकांक अभी मैगजीन है उसको आप खरीद लीजिए, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे हम लोग डेली इसका PDF को जो लोग यहाँ पे फ्री उपलब्ध करवाते हैं। किस प्रकार का कोई हम लोग इसका चार्ज नहीं लेते हैं। जो भी PDF है, चाहे वो SCERT का हो, चाहे जो भी PDF हो, सभी के सभी इस चैनल पे फ्री प्राप्त करने के लिए इस चैनल को से अवश्य जुड़े और दोस्तों को अवश्य जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं मई 2023 के यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपेरिमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारी को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। कितना? 5 महिला अधिकारियों को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जैंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है कहाँ पे? मेघालय के जयंती हिल्स में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में बहुत से विभिन्न युद्धपोतों को वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कौन सा मंत्री है इनका? सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अभी क्या है? अभी जो है केंद्रीय पतन पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल ने 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेसिस सिस्टम यानी सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। कौन सा? सक्षम। नेक्स्ट यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। कौन सा? तेलंगाना सरकार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को नामक नीति को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्णा और स्वामी वेंकटेश्वर की मंदिर होंगे। राधा स्वामी हेरिटेज टावर कहाँ पे स्थापित किया गया है? यह है तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली बार नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एससीओ के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अभी फिल्म मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई को चालू रखिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक से एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है ये बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो या 69 पीपी हो, सभी के लिए करेंट अफेयर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि करेंट अफेयर का जो सवाल है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग इसी नोट के साथ इस वीडियो के अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।